हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप देख रहे हैं यहाँ पे सीयूईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है लास्ट ईयर्स जो है क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर है बच्चों जनरल स्टडी का, यानी जो जनरल एप्टीट्यूड होता है उसका है, जिसमें क्या है 60 क्वेश्चन है और 60 में से 50 करने हैं। हो सकता है अब की बार थोड़ा चेंज हो गया होगा, 50 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन करने होंगे अब की बार आपको। तो ये लास्ट ईयर्स का है। तो इसमें जनरल स्टडी में जो पूछा जाता है, एक तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के हो गया, और करंट अफेयर्स हो गया, और जनरल अवेयरनेस लास्ट ईयर जो भी आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस जो भी है, तो जो बेसिक क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं इसमें। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन है, द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट 254 मल्टी 218 मल्टी 567 मल्टी 413। तो इस प्रोडक्ट का हमें क्या करना है कि यूनिट डिजिट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर दे रखे हैं उनके यूनिट डिजिट लेते हैं। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका 8 है, और इसका है 7, और इसका है 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 8 जा 32। आपको यूनिट डिजिट लेना हर बार। 4 8 जा 32 का हम क्या लेंगे, 2। इन दोनों का प्रोडक्ट करके हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। और क्या करेंगे, 2 के बाद 2 मल्टी 7 कर देंगे। 2 मल्टी 7 कितना होगा, 14। 14 का 4, और 4 3 जा मल्टीप्लाई 12, तो 12 का 2। तो यूनिट डिजिट क्या आ गया आपका, 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3। अब है क्वेश्चन नंबर 2। What will be the least number which when doubled will be exactly divisible by 24, 18, 21 and 15? तो हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद जो आएगा एलसीएम का हम हाफ कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 12, 18, 9, और ये एज इट इज़ 3 से कर देते हैं। 3 4 जा 12, 3 3 जा 3 7 जा 3 5 जा, ये हो जाएगा 2 2 जा 3 7 5। अब सारे इनमें कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो यहीं पर हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 2 मल्टी 3 मल्टी 2 मल्टी 2 मल्टी 3 मल्टी 7 मल्टी 5। तो कितना आ गया ये, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 2520। और हम इसका आधा कर लेंगे, हाफ, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला, व्हाट इज द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डबल्ड विल बी एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाई 24, 18, 21 एंड 15। तो हम क्या कर देंगे, इसका हाफ। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर होगा हमारा क्या, 2520 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 1260 विल बी द आंसर। तो ये आ जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 0.04 एंड 1 इज 1/4 ऑफ अदर फाइंड नंबर्स। तो इनमें से हमें एक नंबर दे रखा 1/4, और हमें क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 0.04 एंड 1 इज 1/4 ऑफ द अदर। तो एक नंबर को हम लेट कर लेते हैं, लेट 1 नंबर इज, एक नंबर को हमने लेट कर लिया एक्स, और दूसरा क्या है उसका 1/4 है। तो अदर नंबर क्या होगा, अनदर नंबर होगा उसका 1/4 यानी x/4। अब दोनों का प्रोडक्ट क्या बता रहा है, दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है हमें कितना, 0.04। तो ये आ जाएगा x², और 4 को उधर ले जाते हैं मल्टीप्लाई करके 0.16, और x इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। 0.16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0.4। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक नंबर तो 0.4 होगा, दूसरा क्या हो जाएगा उसका 1/4।
एक नंबर तो आ गया 0.4, अदर नंबर क्या आ जाएगा, यानी 0.4 का 1/4 यानी 0.1। तो एक नंबर 0.1 आ गया, दूसरा 0.4। तो कहाँ पर कौन सा होगा, सही होगा हमारा, तो हमारा सेकंड वाला सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, a motorbike company sold 66 bikes in a special 3-day sale. Each day, the company sold 8 more than the previous day. How many bikes were sold on the third day? तो क्या है कि मोटर बाइक 3 डेज की सेल में क्या होता है, टोटल बाइक बिकती हैं 66, और क्या बता रहा है कि ईच डे द कंपनी सोल्ड 8 मोर देन प्रीवियस डे। तो मान लिया 3 डे की सेल में फर्स्ट डे कितनी बाइक सेल होती हैं, फर्स्ट डे होती है मान लिया एक्स बाइक सेल, तो सेकंड डे क्या हो जाएंगी 8 ज़्यादा, और थर्ड डे में क्या होगा 8 और ज़्यादा होगा, तो यानी x+16। अब टोटल मिला के कितनी बाइक सेल होती हैं, x+8 प्लस x+16, टोटल बाइक सेल होती हैं 66। तो यह हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा हमारा 24 इक्वल टू 66। 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा 42, x इक्वल टू कितना आ गया 14। तो यहाँ पर थर्ड डे में कितना है, x+16 होती है, तो थर्ड डे में सेल होंगी कितनी, यानी x की जगह में 14 रख के कितना आ गया 14 + 16 यानी 30 बाइक सेल होंगी थर्ड डे में। तो हमारा आंसर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 5, ऑफ द 3 नंबर्स द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड इज ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ सेकंड एंड थर्ड बाय 25। द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड ऑफ दीज 3 नंबर्स। तो पहले तो इन नंबरों को हम लेट कर लेते हैं, यानी 3 नंबर हैं, एक को x मान लिया, दूसरा y, तीसरा z। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या बता रहा, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, x+y डिवाइडेड बाई 2। ये एवरेज हो गया फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का। अब क्या बता रहा है, एवरेज ऑफ सेकंड एंड थर्ड। एवरेज ऑफ सेकंड एंड थर्ड कितना होगा, y+z डिवाइडेड बाई 2। दोनों का कंपैरिजन क्या है कि सेकंड एंड थर्ड, एवरेज ऑफ द सेकंड एंड थर्ड बाई 25, यानी ये फर्स्ट एंड सेकंड का जो एवरेज है वो सेकंड और थर्ड के एवरेज से कितना ज़्यादा है 25। तो ये इक्वेशन आ गई आपकी। तो यहाँ x+y हो जाएगा, 2 उधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या हो गया y+z + 50, और यहाँ पर y कैंसिल हो जाएगा, तो x - z यानी फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस आ गया, कितना आ गया 50 आंसर। तो क्या आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 6, इफ a% ऑफ एज 81 देन एज इक्वल टू। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में बता रहा है कि a% ऑफ a इक्वल टू 81, ये इक्वेशन हो गया। अब a% का मतलब क्या होता है, a/100 ऑफ का मल्टीप्लाई a इक्वल टू 81। तो a स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा 8100, और इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 90। तो a इक्वल टू कितना हो गया 90, यानी तीसरा सही हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 7, ए एज 10 years later from now will be thrice as old as b was 10 years ago from now। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, a की एज 10 years later will be thrice as old as b। तो b की जितनी एज है 10 साल बाद a की एज क्या हो जाती है, उसका थ्राइस हो जाती है। तो a की प्रेजेंट एज को लेट कर लेते हैं कि a की प्रेजेंट एज कितनी है। a की प्रेजेंट एज हम लेट कर लेते हैं कितनी x, और b की क्या कर देते हैं, b की कर देते हैं, b की प्रेजेंट एज को लिख देते हैं y। अब यहाँ पर इक्वेशन बना लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या बता रहा है, ये
फर्स्ट केस में बता रहा है ए एज 10 years लेटर फ्रॉम नाउ विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज बी। तो क्या होगा, यहाँ पर 10 years बाद की बात कर रहा है, तो ए की एज 10 years बाद क्या होगी, x + 10, और कितनी हो जाती बता रहा है ये, विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज बी। लेकिन यहाँ पे थ्राइस एज ओल्ड एज बी वॉज 10 years अगो, यानी बी की 10 years अगो की बात कर रहा। तो बी की एज कितने हैं प्रेजेंट, वाई है, 10 years अगो इसकी एज होगी वाई - 10, तो इसका कितना है, थ्राइस है। तो ये है कोई क्वेश्चन फर्स्ट केस की। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x + 10 3y - 30 जो हो जाएगा x - 3y = -40। इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बता रहा है, इफ a इज नाउ 6 years ओल्डर देन b। सेकेंड केस में बता रहा है कि a इज नाउ 6 years ओल्डर देन b। तो a की एज प्रेजेंट में क्या है, x, नाउ 6 है, प्रेजेंट एज में क्या है, 6 years बड़ा है वो किससे, b से। तो a की एज है x और वो b यानी y प्लस क्या लिखेंगे, y + 6, b से 6 years बड़ा है प्रेजेंट में, तो x = y + 6। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अभी इस इक्वेशन नंबर 2 से हम इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, यानी पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा ये, y + 6 - 3y = -40। तो ये हो जाएगा हमारा -2y और 6 उधर आ जाएगा, -46 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, y = कितना आ गया, 23, यानी b की एज कितनी हो गई, 23 हो गई, 23 years। तो हमारा 4 सही हो जाएगा। A man bought, ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। A man bought a mobile and paid 20% less than its mark price. He sold it at 45% profit on the price he had paid. The percentage of profit earned by him on mark price was। तो मार्क प्राइस को लेट कर लेते हैं। मार्क प्राइस ऑफ मोबाइल क्या है, मान लिया x है। A man bought a mobile and paid 20% less than its mark price। तो कितने की पड़ी होगी उसको ये, तो ये पड़ी उसको कितनी, यानी CP कितना हो जाएगा, यानी क्या कॉस्ट, किस कॉस्ट में उसने लिया होगा इसको, पेड 20% लेस देन मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस क्या है x, और इससे लेस करते हैं 20% इसका, तो इसका 20% क्या हो, 20x/100, ये हो गया इतना, तो कितना हो गया ये 4x/5। तो इतने की पड़ी इसको कॉस्ट प्राइस, ये है इसकी। अब ये क्या कर रहा है, ही सोल्ड इट एट 45% प्रॉफिट ऑन प्राइस ही हैड पेड। तो उसने कितना पेड करा था, 4x/5 पेड करा था, और प्रॉफिट कितना है, यहाँ पर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो कितना प्रॉफिट उसको हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ 45% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही हैड पेड। तो 45% ऑफ 4x/5 इतना पे करा उसने, इसका 45% उसको उसने प्रॉफिट अर्न करा मतलब उसको बेचा। तो ये हो जाएगा 45/100 मल्टीप्लाई 4x/5। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 5 9 जा हो गया, ये हो जाएगा 25। तो ये आ गया हमारा 9x/25। तो इतना प्रॉफिट उसने अर्न करा। द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय हिम ऑन द मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस क्या है x, और प्रॉफिट उसको होता है इतना। तो अब क्या करेंगे हम कि मार्क प्राइस पे कितना प्रॉफिट उसको होता है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी उसकी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी उसकी कितनी, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 4x/5
और प्रॉफिट इतना अर्न कर रहा 9x/25, तो ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा कितना 25 और ये हो जाएगा 20 + 9 यानी 29x/25। ये तो हो गई सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस इतनी है और मार्क प्राइस पे हमने क्या निकालना है, इसका परसेंटेज। तो प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 29x/25 है, तो मार्क प्राइस x है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 29x/25, ये थी सेलिंग प्राइस, माइनस x करना पड़ेगा, अपॉन में मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा कितना अपॉन 25, 29x माइनस कितना हो जाएगा 29x माइनस 25x यानी 4x मल्टीप्लाई 100, और यहाँ क्या था, ये x था कैंसिल, और ये हो गया कितना 4 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 16%, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 4। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। Of 132 candidates of certain exam, the ratio of successful to unsuccessful candidate is 8:3. If 6 more students passed, what would be the new ratio of successful to unsuccessful students? तो हमें क्या दे रखे हैं, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 132, टोटल स्टूडेंट हो गए 132। अब क्या है, सक्सेसफुल यानी जो पास हो रखे हैं और जो फेल हो रखे हैं दोनों के बीच में क्या है रेशियो, 8:3 है। तो ये हमें दे रखा है 8:3। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल कैंडिडेट के बीच में क्या है रेशियो, 8:3 है। इफ़ 6 मोर स्टूडेंट्स पास्ड, व्हाट वुड बी द न्यू रेशियो ऑफ सक्सेसफुल टू अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पे जो रेशियल नंबर दे रखे हैं इनकी रियल क्वांटिटी क्या होगी, तो टोटल क्वांटिटी जब दे रखी होती है और रेशियल नंबर हमें ऐसे दे रखा, रेशियो दे रखा हो तो कैसे निकालते हैं रियल क्वांटिटी, यानी नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट यहाँ पे खाली एस लिखा है, नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 8, ये रेशियल नंबर करस्पॉन्डिंग रेशियल नंबर है सक्सेसफुल स्टूडेंट का, तो 8 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में रेशियल नंबर का सम यानी 8 + 3 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा 132, और ये आ जाएगा हमारा कितना 12 यानी 96 आ गया। और नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल स्टूडेंट की क्वांटिटी कैसे निकलेगी, रेशियल नंबर क्या है करस्पॉन्डिंग 3 है, और सम ऑफ द रेशियल नंबर्स यानी 11 132, और ये कट जाएगा 12 टाइम्स, तो कितना आ गया 36 स्टूडेंट अनसक्सेसफुल थे। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इफ़ 6 मोर स्टूडेंट्स पास्ड, यानी 6 मोर स्टूडेंट, पहले कितने पास थे 96, अब 6 मोर पास हो गए, तो यहाँ पर लिखेंगे न्यू सक्सेसफुल स्टूडेंट्स कितने होंगे, न्यू सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हो जाएंगे अब की बार सेकंड केस में 96 + 6 यानी 102, और अनसक्सेसफुल स्टूडेंट अब कितने हो जाएंगे, न्यू अनसक्सेसफुल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, न्यू अनसक्सेसफुल स्टूडेंट हो जाएंगे, यानी 6 पास हो गए, तो हमें अनसक्सेसफुल स्टूडेंट जितने भी होंगे उससे 6 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये पास हो चुके हैं 30। अब न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा हमारा 102 डिवाइडेड बाई 30। अब इसको कर लेते हैं, किससे कट रहा है ये कट गया 15 टाइम्स, ये हो गया 3 से कट रहा है, तो कितना आ गया आंसर हमारा 17:5 इज द आंसर। ये हो गया सेकंड वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
On selling 17 balls at 840 rupees, there is a loss equal to the cost price of 5 balls. The cost price of a ball is, तो एक बॉल की कॉस्ट प्राइस निकालनी है, 17 बॉल्स की हमें सेलिंग प्राइस दे रखी है. देयर इज ए लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स. लॉस कितने का हो रहा, 5 बॉल्स का कॉस्ट प्राइस के बराबर उसको लॉस हो रहा है. तो हम ऐसा करते हैं कि कॉस्ट प्राइस को लेट कर लेते हैं. लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स. तो अब क्या होगा, लॉस कितना हो जाएगा उसका लॉस हो जाएगा कितने, 5 बॉल्स की कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस हो रहा, तो लॉस हो जाएगा उसका 5x. और यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमें 17 बॉल्स की दे रखी हैं, तो 17 बॉल्स की हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं यहाँ पर से, जो हमने लेट कर रखा है x. तो कॉस्ट ऑफ 17 बॉल्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17x. और 17 बॉल्स की हमें क्या दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखी है. तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है 1 बॉल की. तो जो चीज़ें हमें दे रखी हैं उसके हिसाब से क्या होगा, यानी फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस क्या होता है, लॉस होता है. तो कॉस्ट प्राइस हमें कितनी दे रखी है, कॉस्ट प्राइस 17 बॉल्स की दे रखी है, 17 मतलब 17x हमने निकाल रखी है, और सेलिंग प्राइस दे रखी है 17 बॉल्स की 840, और लॉस हमारा निकल चुका है 5x. तो ये हो जाएगा हमारा 12x इक्वल टू 8840. यहाँ पर से x इक्वल टू आपका 70 आ जा रहा. तो आंसर क्या होगा, एक बॉल की कॉस्ट हमने क्या मान रखी थी, ये x, तो 70 रुपीज़ आंसर. अब क्वेश्चन नंबर 11. A is twice as good a workman as B, and together they finish a piece of work in 14 days. In how many days will A alone finish the work? तो A alone finish the work ये निकालना आपको. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है, दोनों कितने दिन में करते हैं, 14 डेज. तो हम लिखेंगे बोथ डू दैट पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज. तो 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा दोनों का, 1 डे वर्क हो जाएगा दोनों का 1/14 पार्ट ऑफ द वर्क. ये दोनों का वर्क है 1 डे का. अब ए का हम लेट कर लेते हैं, या बी का लेट कर लेते हैं. लेट बी alone finish that work in x days. तो इसका 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, इसका 1 डे वर्क का वर्क हो जाएगा 1/x पार्ट ऑफ द वर्क. और ए की कैपेसिटी क्या बता रहा है, ये ट्वाइस है बी के. तो ए alone विल डू, क्योंकि ए की कैपेसिटी क्या है, A alone will do that work in, यानी अगर इसकी कैपेसिटी A is twice as, यानी उससे ट्वाइस कैपेसिटी है इसकी. तो अगर B x डे में करता है तो ये कितने दिन में करेगा, x/2 डेज में. और इसका 1 डे वर्क हो जाएगा, इसका 1 डे वर्क हो जाएगा 2/x वर्क. अब दोनों मिला के क्या करते हैं, 1/14 डेज है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा 1/x, यानी बी का 1 डे का काम, और ए का 1 डे का काम कितना है 2/x, और दोनों का 1 डे का काम हमें दे रखा 1/14. तो ये सब इक्वल हो जाएगा. तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 3/x इक्वल टू 1/14. तो ये आ जाएगा हमारा कितना, x इक्वल टू 42. अब यहाँ पर लिख रखा है कि इन हाउ मैनी डेज विल ए अलोन फिनिश द वर्क. तो ए अलोन, ये तो बी है, बी कितने में करता है, 42 डेज. तो ए कितने में करता है, ए करता है x/2 डेज में. तो ए कितने दिन में करेगा, ए अलोन विल डू
यानी x अपॉन 2 डेज यानी कितना 42 अपॉन 2 यानी 21 डेज में करेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4th। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर ए कॉर्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर देन लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज। तो हमें कोई सर्किल दे रखा है, ये सर्किल का सेंटर हो गया और कोई कॉर्ड है, तो रेडियस दे रखी है हमें कितनी 13 सेंटीमीटर और डिस्टेंस कितनी है कॉर्ड की 5 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस जो होती है सेंटर से कॉर्ड की वो क्या होगी एल्टीट्यूड होगी, यानी परपेंडिकुलर होगा ये। और ये ड्रॉ कर लेते हैं। लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है आपको। तो क्लास 9th की थ्योरम आपको पता होगी कि सेंटर से ड्रॉ किया हुआ जो परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड पे, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो फिलहाल यहाँ पर देखते हैं कि कॉर्ड मान लिया आपने ये बी है और ये सी पॉइंट है, तो ट्रायंगल ओ ए सी क्या होगा आपका, ट्रायंगल ओ ए सी होगा एक राइट ट्रायंगल, क्योंकि सेंटर से जो डिस्टेंस है कॉर्ड की ये क्या होगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा एल्टीट्यूड। तो ये 5 सेंटीमीटर का जो एल्टीट्यूड है, तो ए सी यहाँ पर से निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कितना होगा 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर जो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर आ गया ए सी। अब क्या है, ये जो परपेंडिकुलर है ओ सी, ये ओ सी परपेंडिकुलर होगा ए बी पे। तो ये परपेंडिकुलर क्या है कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो ए सी इक्वल टू क्या होगा बी सी होगा। तो क्या होगा ए सी तो हमारा आ चुका है, तो क्या हो जाएगा इसका ट्वाइस हो जाएगा ए बी होगा 2 × 12 यानी 24 सेंटीमीटर आंसर। तो 2 सही हो जाएगा। Two numbers are in the ratio 5:8. If 5 is added to each number, their ratio becomes 2:3. The greater number is. दो नंबर दे रखे हैं और इनके बीच में रेशियो 5:8 है। इफ 5 इज एडेड टू, तो हम लेट कर लेंगे, दोनों नंबरों को रेशियो दे रखा है। लेट बोथ नंबर्स 5x एंड 8x हो जाएंगे। अब ये बता रहा है ये रेशियो हो गया 5x अपॉन 8x और कितना रेशियो है बता रहा है कि दोनों नंबरों में अगर हम 5 ऐड कर देते हैं तो अब रेशियो कितना हो जाता है, तो अब रेशियो हो जाता है 2/3। 5x + 5 अपॉन 8x और 5 ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा हमारा 15x + 15, ये हो जाएगा 8 × 2 = 16x + 10। तो ये हो जाएगा हमारा इधर x आ गया, इधर क्या आ गया 5। तो x = हमारा कितना आ गया 5। अब हमें क्या निकालना है, द ग्रेटर नंबर निकालना है। ग्रेटर नंबर क्या है 8x है। तो ग्रेटर नंबर जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, ग्रेटर नंबर 8x है। तो 8 × 5 यानी 40 आंसर आ जाएगा, यानी पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग देन इट्स पेरीमीटर इज। तो कोई रोम्बस है और रोम्बस की क्या होती है 4 साइड इक्वल होती हैं और प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ये एंगल डायगोनल्स के बीच में हमेशा 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर रोम्बस है 24 सेंटीमीटर डायगोनल दे रखा, दूसरा डायगोनल दे रखा 10 सेंटीमीटर। तो ये 24 सेंटीमीटर का डायगोनल है मान लिया, तो क्या होगा ये 12 इधर हो जाएगा क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं 12 इधर, और दूसरा वाला 10 सेंटीमीटर तो ये क्या हो जाएगा 5 इधर हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा। अब क्या है कि मानिए ट्रायंगल बन रहा है जो AOB, तो ये ट्रायंगल AOB क्या होगा राइट ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पर से हम AB साइड निकाल सकते हैं। तो AB साइड क्या कैसे निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो AB क्या है ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट में ये हाइपोटेन्यूस है, और बाकी साइड क्या है 5 और 12 है।
तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर जो कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर्स। तो ये तो आ गया इसका एक साइड। पेरीमीटर क्या हो जाएगी, पेरीमीटर में क्या करना है आपको, 4 साइड है, 4 × 13 यानी कितना आ गया 52 सेंटीमीटर, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है गोपाल इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ हिज कैपिटल एट 7%, 1/4 एट 8% एंड रिमेनिंग एट 10% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। इफ ही अर्न 1496 एज इंटरेस्ट इन 1 ईयर देन फाइंड द कैपिटल। टोटल कैपिटल निकालनी है हमें। तो हमें दे रखा है कि वो 7% इंटरेस्ट जो है 1/3 अपनी जो टोटल कैपिटल है उसका 1/3 7% रेट पे वो इन्वेस्ट करता है। तो पहले तो हम लेट कर लेते हैं उसकी कैपिटल। लेट कैपिटल है उसकी टोटल x। अब इन्वेस्टमेंट करता है क्या 1/3 7% पे, 7% पे जो करता है तो कितना इन्वेस्ट करेगा वो, यानी 7% रेट पे, 7% रेट पे वो कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करता है 1/3 ऑफ x। तो इसका जो है 7% अगर मनी निकालेंगे हम इसका तो कितना हो जाएगा, इसकी इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी, यानी इसका 7% उसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यानी उसकी अर्निंग है। तो उसकी अर्निंग हो जाएगी x/3। तो उसका इन्वेस्टमेंट है तो 7% रेट पे क्या होगा, 7% रेट पे इसकी अर्निंग हो जाएगी 7x/3, यानी 7% पे जो इनकम वो इन्वेस्ट करता है उससे उसकी इनकम कितनी होगी 7x/3 एनुअली इतनी होगी। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे 8% का निकालेंगे। तो 1/4% यानी 8%, 1/4 किस पे करता है, 8% जो इन्वेस्टमेंट है उसकी किस में करता है 1/4 है, यानी x/4, और ये 8% पे वो देता है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ लिखना था 300 एक्चुअली में, 7% मतलब 7/100। तो ये क्या हो जाएगा 8x कितना हो गया 400, यानी ये हो जाएगा x/50। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि रिमेनिंग 10%। अब 10% क्या है, रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग निकाल लेते हैं पहले। रिमेनिंग मतलब कंप्लीट को लिख देते हैं x और x/3, और ये इन्वेस्ट कर चुका है x/4, तो कितना होगा x माइनस ये हो जाएगा 12, 4x + 3 या 7x, तो कितना हो जाएगा ये 5x/12 आ रहा। तो ये रिमेनिंग है। तो 5x/12 किस परसेंटेज पे करता है इन्वेस्ट है 10%। तो कितना हो जाएगा इसका जो प्रॉफिट है अर्निंग है कितनी होगी 10%, यानी 5x/12 मल्टीप्लाई 10/100, और ये हो गया 10 टाइम्स, और ये हो जाएगा तो कितना आ गया x/24। इतनी अर्निंग उसकी यहाँ से होगी। तो अब यहाँ पर क्या है, ही अर्नड 1496 एज इंटरेस्ट इन 1 ईयर। तो 1 ईयर का हमें दे रखा है और टोटल हमें ये निकाल रखा है। तो हम क्या करेंगे 7x/300 प्लस x/50 प्लस x/24 इक्वल टू, ये टोटल हमें दे रखा है नेट अर्निंग उसकी इतनी होती है। तो यहाँ पर से निकल के आ जाएगा हमारा क्या, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 600। तो ये हो गया हमारा कितना 14x, तो ये हो जाएगा कितना 12x, और ये हो जाएगा 25x। 1496
तो यहाँ पे 14 + 12 यानी कितना, 14 + 12 यानी 26। तो ये आ जाएगा 51x अपॉन में 600 इक्वल टू 1496। x अकेला हो जाएगा इधर, 1496 मल्टीप्लाई 600 अपॉन 51। तो ये कट जाएगा हमारा कितना, ये कट जाएगा 17 से, ये कट गया 200। 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 88। तो ये आ जाएगा हमारा कितना 17,600 रुपीज़ आंसर, यानी हमारा आ जाएगा 4th। अब यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, रोहित ट्रेवल्ड 120 किलोमीटर इन ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 km/h and further he traveled for 20 minutes in a bus and covered 13 km. His average speed for entire journey is। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो ये तो हुआ फॉर्मूला। तो टोटल डिस्टेंस तो हमें क्या दे रखा है, रोहित ट्रेवल्ड 120 किलोमीटर, और क्या है हमें टोटल टाइम निकालना है। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन निकालेंगे पहले, क्योंकि बस तो हमें दे रखा है। टाइम टेकन बाय ट्रेन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, तो डिस्टेंस कितनी है 120 किलोमीटर है, क्योंकि हमें km/h में ही निकालना है, तो इसको रहने देते हैं, अपॉन 60 हो जाएगा, यानी 2 आवर। 2 आवर तो वो ट्रेन से चला, और बस से कितना चला 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स को हम, ये बस से चला है बाई बस, तो 20 मिनट को हम पहले आवर में चेंज कर देते हैं। 20/60 ये हो गया 2 यानी 1/3 आवर। अब टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया हमारे पास, टोटल टाइम हो गया 2 + 1/3 यानी कितना 3, 7/3। तो 7/3 आवर हमारा ये क्या गया टोटल टाइम। अब डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है 120 है और 13 है, तो 120 + 13 ये टोटल डिस्टेंस है, और टोटल टाइम हमारा 7/3 है। अभी कितना हो गया 133/7, ये 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये 7 से कट जाएगा कितना 19 यानी 57। तो 57 km/h ये हमारी क्या आ गई एवरेज स्पीड, ये 2 सही हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन, ए नंबर whose 1/5 part is increased by 4 is equal to its 1/4 part diminished by 16, then the number is। A number whose 1/5 part is increased by 4 is equal to its 1/4 part diminished by 16। तो बोलने का मतलब क्या है, a number whose 1/5 part, अब कोई नंबर है, नंबर मान लिया x है, कोई नंबर है x, और इसका 1/5 पार्ट, इसका 1/5 पार्ट बता रहे इंक्रीज बाय 4 इज इक्वल टू इट्स 1/4 पार्ट, इसका 1/4 पार्ट डिमिनिश्ड बाय 16 यानी 16 से माइनस कर दिया जाए इसके बराबर है। तो अब इसको क्या इक्वेशन बन गई, तो ये कर लेते हैं x/5 माइनस x/4 इक्वल टू -20 हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा 20 एलसीएम, और ये हो जाएगा 4x माइनस 5x माइनस 20, यानी ये हो जाएगा -x/20 इक्वल टू -20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आ गया 400, हमारा आंसर आ जाएगा तीसरा। तो बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, एजुकेशन इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच लिस्ट आफ्टर 42nd अमेंडमेंट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसका जो है डिटेल है, बिफोर द 42nd Amendment Act of 1976, education was a part of state list. However, this amendment transferred education to concurrent list, meaning both the central and state governments can legislate on this subject. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इंडिया हैज नॉट अडॉप्टेड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन द इलेक्शन ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। और इसकी डिटेल है, प्रेसिडेंट का जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, और इसका जो इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स करते हैं, और जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स जो है प्रेसिडेंट का क्या करते हैं, इलेक्शन। तो वाइस प्रेसिडेंट का क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स जो है मेजोरिटी सिस्टम से इसका इलेक्शन होता है, यानी राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स जो है वोट देके वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज भारत शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज इन नॉर्थ विद, तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल, चाइना एंड भूटान। बाकी पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में है। म्यांमार एंड बांग्लादेश क्या है, साउथ ईस्ट में की बाउंड्री कवर करता है। श्रीलंका के साथ तो कोई बाउंड्री का शेयर नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखना आप तो यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। इन 1854, आफ्टर द फेलियर ऑफ कॉटन मिल इन 1818, द फर्स्ट मॉडर्न कॉटन मिल वॉज एस्टेब्लिश इन, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख सकते हो नॉलेज गेन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्लेटिनम, तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है प्लेटिनम का। डिटेल इसकी है, साउथ अफ्रीका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्लेटिनम इन द वर्ल्ड, कंट्रीब्यूटिंग ओवर 70% ऑफ ग्लोबल प्लेटिनम सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस हैज नॉट बीन अडॉप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बाकी तीन जो है फ्रांस से अडॉप्ट किए गए हैं, और इसकी डिटेल आप यहाँ देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सेंट क्रिप्स मिशन टू इंडिया इन 1942, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। तो क्रिप्स मिशन का जो है मेन मिशन क्या था, वर्ल्ड वार में जो है इंडिया वालों को राजी करना, इंडियन जो लीडर्स हैं उनके साथ बात करना, ताकि वो वर्ल्ड वार में इंडिया इन्वॉल्व हो सके, पार्टिसिपेट कर सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हु इनवाइटेड महात्मा गांधी टू चंपारण टू सोल्व प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, तो यहाँ पर राजकुमार शुक्ला हो जाएगा। ये एक फार्मर था जो इंग्लिश रूल की जो पॉलिसी थी कि फार्मर्स को प्रेस करना, किस चीज़ को ग्रो करने के लिए, इंडिगो ग्रो करने के लिए, तो इसलिए वो परेशान होकर जो है महात्मा गांधी को इनवाइट किया। तो यहाँ पर इसकी डिटेल है। क्वेश्चन नंबर 26। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन द एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2024, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 गोल्ड मिले थे इंडिया को। इसका एक्सप्लेनेशन है, ए टोटल ऑफ 13 इंडियन एथलीट्स ने पार्टिसिपेट करा था 2024 में। कहाँ हुआ था, वेन्यू कहाँ था, ईरान तेहरान में, और 17 फरवरी से 19 फरवरी तक ये हुआ था इवेंट्स।
क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन इज द नेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व एवरी ईयर इन भारत? तो ये क्या हो जाएगा आंसर? 13 फरवरी। सरोजिनी नायडू के बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं एज ए नेशनल वुमेन्स डे। इसकी डिटेल ये है, नेशनल वुमेन्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 13 फरवरी एवरी ईयर ऑन द बर्थडे ऑफ सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, विच कंट्री हॉस्टेड द IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023? तो इसका आंसर होगा भारत। इसकी डिटेल दे सकते हो आप। 2023 IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ये 13 एडिशन ऑफ चैंपियनशिप था, जो कि कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में। और यहाँ पे इंडिया ने टॉप करा था 2006 के बाद, यानी 2006 में टॉप करा था, फिर उसके बाद 2023 में। क्वेश्चन नंबर 29, हु इज द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलर इन टेस्ट क्रिकेट एज ऑफ 2023? तो इसका आंसर होगा रविंद्र जडेजा। एक्सप्लेनेशन है, रविंद्र जडेजा इज द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन आर्म स्पिनर इन द टेस्ट क्रिकेट, हैविंग सरपास्ड बिशन सिंह बेदी। बिशन सिंह बेदी का रिकॉर्ड तोड़ा था 2023 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स द पब्लिशेज डाटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो इसका आंसर होगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इसकी डिटेल यह है, इन इंडिया द नेशनल सैंपल सर्वे organization under the Ministry of Statistics and Program Implementation is the primary agency responsible for collecting and publishing data on employment and unemployment. तो दोनों किस्म की डाटा को ये कलेक्ट करती है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, साइंस का है, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स मेक आवर बोन्स सॉफ्ट एंड बेंड? तो ये आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी जो है हमारी बॉडी के अंदर बनता है और सनलाइट की प्रेजेंस में बनता है, और ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जिससे हमारी बोन क्या हो जाती हैं? बोन डेंसिटी बढ़ती है इससे। क्वेश्चन नंबर 32, प्रकाश सिंह बादल हु पास्ड अवे इन 2023 वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो क्या होगा? पंजाब। Which institutions has launched the insurance for all by 2047 मिशन? तो इसका आंसर होगा IIRDAI। तो IRDAI क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एज अ पार्ट ऑफ इट्स विजन इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 हैज़ अलॉटेड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू एवरी इंश्योरर to increase insurance penetration in India. अगला क्वेश्चन है, Who was crowned Miss Universe 2021? तो इसका आंसर है हरनाज कौर संधू। तो हरनाज कौर संधू was crowned the 70th Miss Universe on 12 December 2021. She was crowned by her predecessor Andrea Meza of Mexico, who won the Miss Universe title in 2000. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज इन 2023 बाय WTO रिपोर्ट? तो ये इसका आंसर होगा इंडिया। इसकी डिटेल है, इंडिया हैज़ बिकम द 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज ग्लोबली विद एक्सपोर्ट्स रीचिंग $257 बिलियन, जो कि लास्ट ईयर से 70% इंक्रीज दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 36, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इन 2022? तो इसका आंसर होगा श्री सुमन बेरी। डिटेल यह है, श्री सुमन बेरी इज करंटली वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग in the ranks and status of cabinet minister, an experienced policy economist and research administrator. Shri Berry took over as Niti Aayog vice chairperson from 1 May 2022. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37,
इन विच ईयर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट? तो इसका आंसर है 1992। इसकी डिटेल है द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन 1992 टू स्ट्रेंथन लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया, यानी ग्राम पंचायत और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन महानिगम निगम जो होता है, जो लोकल गवर्नमेंट है, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये अमेंडमेंट पास हुआ था। लेकिन इसका मेन फोकस क्या था? रूरल डेवलपमेंट पे था, रूरल लेवल पे था। बाय प्रोवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्निशन एंड पावर्स टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। व्हेन ए सबस्टेंस अंडरगोज ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इट इज कॉल्ड? बहुत आसान है, फिजिकल चेंज। क्वेश्चन नंबर 40। फर्स्ट 5-year प्लान 1951-56 was drafted by which economist? तो इसका आंसर है के.एन. राज। के.एन. राज एक इकोनॉमिस्ट था जिसका पूरा नाम है काकादन नंदनाथ राज। was veteran Indian economist. He is popularly known as K.N. Raj. He played an important role in India's plan development, drafting section of India's first 5-year plan. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंगल कॉम्प्रीहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स? तो ये डेफिनेटली क्या है? जीएसटी है। बहुत सारे टैक्सों को मिला के एक ही टैक्स बना दिया, जीएसटी। अगला क्वेश्चन है 42। द टेम्परेचर एट विच एनी मटेरियल चेंज इट्स फेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर इज कॉल्ड वेपराइजेशन, यानी कोई भी लिक्विड हीट करने के बाद वेपर में चेंज होता है तो उसको वेपराइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बेकिंग सोडा? तो बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। Na2CO3 का मतलब होता है सोडियम कार्बोनेट, और इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं सोडियम कार्बोनेट के, उसको बोलते हैं वाशिंग सोडा। और तीसरा वाला जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसको कास्टिक सोडा कहा जाता है, और फोर्थ वाला है कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 44। विच अमंग द फॉलोइंग इज मेजर कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस? तो ये इसका आंसर होगा मीथेन। क्वेश्चन नंबर 45। P and Q are two brothers, A and B are two sisters, P son is B's brothers, how is Q related to A? तो यहाँ पर P और Q क्या है बता रहा है? दो ब्रदर हैं। A and B are two sisters, A B आपस में क्या है? सिस्टर्स हैं दोनों। अब यहाँ पर आगे क्या बता रहा है? जैसे जैसे बताते रहते हैं, लिखते रहते हैं। P son is B's brother। अब P का सन है, P का सन जो है, जो भी होगा वो क्या है? B का ब्रदर है। इसका मतलब B ये इसका ब्रदर है तो B क्या होगा? इसकी डॉटर होगी P की। और क्योंकि दोनों सिस्टर हैं A B, तो इसका मतलब ये A B और सन जो भी है ये तीनों इसके क्या होंगे? बच्चे P के। तो Q से किस प्रकार से रिलेशन होगी A की? तो A Q को क्या कहेगा? अंकल कहेगा, और क्या कहेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? 4। क्वेश्चन नंबर 46। सेलेक्ट द मिसिंग नंबर। यहाँ पर आपको मिसिंग नंबर बताना है, तो आपको देखना है कि रिलेशनशिप क्या है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि 12 से 1 जा कितना होता है? 84, और 7 का ट्वाइस कितना होता है? 14। उसी प्रकार यहाँ पर 9 से 81 को डिवाइड कर दिया तो कितना आया? 9। इसका ट्वाइस करके लिख दिया इधर 18। उसी प्रकार आपको यहाँ पर करना है। 11 से 88 को डिवाइड करना है, 8 आया, और 8 का ट्वाइस करके क्या आएगा? 16, ये लिख देना है। तो क्या आंसर होगा? 4। क्वेश्चन नंबर 47। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर विच वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर दे रखा हमें ये, और यहाँ पर क्वेश्चन से लग रहा है कि ये प्रपोर्शन का क्वेश्चन होगा। हालांकि आप ये चेक करके देख सकते हो ऐसा करके,
और इसको x मान सकते हो, लेकिन ये आंसर आएगा नहीं, नीचे कोई भी ऑप्शन आएगा नहीं। ये क्वेश्चन मैथ्स का नहीं है, रीजनिंग का है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 4 और 17 के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, 4 रेशियो, ये लिखा है 4 स्क्वायर प्लस 1, इनको लिख सकते हैं हम 4 स्क्वायर प्लस 1। उसी प्रकार आपको ये लिखना है 7 और x के बीच में जो रिलेशन होगी वो क्या होगी, 7 स्क्वायर प्लस 1। उसी फॉर्म में आपको लिख देना है। तो कितना हो जाएगा ये 7 रेशियो, ये हो जाएगा 50। तो आंसर क्या होगा 52। क्वेश्चन नंबर 48, ए क्लॉक वाज सेट करेक्ट एट 7 PM। तो कोई क्लॉक है, अब यहाँ पर ये बता रहा है कि इट लॉसेस 15 मिनट पर आवर, 1 मिनट आवर में कितने स्लो हो जाती है, 15 मिनट्स हो जाती है। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक आफ्टर 2 आवर्स। तो 2 आवर में तो पहले कितना के लॉस होगा, कितनी स्लो होगी, 2 × 15 यानी 30 मिनट स्लो हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, ये 12 हो गया, ये क्या हो गया 3, ये 6 और ये 9। तो यहाँ पर जो है ये हो गया 7 और ये हो गया 8। अब क्या है 30 मिनट स्लो होगी 2 आवर के बाद, तो 9 बजने थे, लेकिन आवर का हैंड कहाँ पर पहुँच जाएगा, आवर का हैंड होगा यहाँ पे बीच में 8 और 9 के ठीक बीचों बीच, और मिनट हैंड होगा कहाँ, यहाँ पे। यानी 30 मिनट का जो है 30 मिनट स्लो होगी, तो 9 बजने चाहिए थे, 9 बजने के बजाय क्या बजेंगे 8:30। तो कितना होगा टाइम, 8:30 होगा। अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 2 डिजिट के बीच का एंगल कितना होता है, 1/12 मल्टी, क्योंकि 12 डिजिट होते हैं, 1/12 मल्टी और क्या हो जाएगा 360। तो ये हो जाएगा 360, इसलिए कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। और डिजिट पूरे सर्किल में कितने हैं, 12 है, तो 1 डिजिट कितना सरपास करेगा एंगल को, 30 डिग्री करेगा। तो यहाँ पर से जो है ये 30 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 और ये 30 का आधा होगा यानी 15। तो कितना हो गया 75 डिग्री हो जाएगा टोटल। तो हमारा आंसर होगा सेकंड। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर 2, 4, 6 और नीचे 32 है, 3, 5, 7, 50 है, 8, 10, 12 इक्वल टू ये है। तो यहाँ पर इनका रिलेशन क्या होगा, नीचे लास्ट में जो नंबर दे रखे हैं वो बड़े दे रखे हैं, तो अवश्य इनका कोई रिलेशन है। तो इन छोटे छोटे जो नंबर्स हैं इनका रिलेशन बड़े नंबर से होगा। तो क्या है, आपको ऐसा करके देखना पड़ेगा ट्रायल बेसिस पे। अब यहाँ पर दिख रहा है कि 4 2 जा कितना होता है 8 और 6 4 जा कितना होता है 24 और दोनों का सम 32 आ गया। यहाँ पर 7 5 जा 35 और 5 3 जा 15 है, दोनों को ऐड करके क्या हो गया 50 हो गया। उसी प्रकार यहाँ करना आपको 12 10 जा कितना होता है 120 और 10 8 जा कितना होता है 80। तो टोटल मिला के कितना हो गया 200, हमारा आंसर आ जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन द रो, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। तो यहाँ पर कोई रो है, यहाँ पे पर्सन बैठ रखे हैं और सबका फेस कहाँ है नॉर्थ की तरफ है, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, एस इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट। तो एस का नंबर कितना है, इसका नंबर है 10th फ्रॉम द लेफ्ट, ये लेफ्ट है ये राइट। अब क्या बता रहा है, W इज 4th फ्रॉम वन ऑफ द एंड। अब W है, इसका नंबर क्या है 4th है, W का नंबर क्या है 4th फ्रॉम वन ऑफ द एंड। V sits 6 to the left of the W, V sits 6 to the left of W, यहाँ पर V बैठता है। अब 6th है यहाँ पे बीच में, यानी 1 2 3 4 5 और 6th, V का नंबर 6th है W के बाद। अब यहाँ पर बता रहा ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन
एस एन वी, एस और वी के बीच में 2 पर्सन बैठ सकते हैं, तो हमने ये लगा दिए। हाउ मैनी नंबर्स ऑफ पर्सनस कुड सिट इन द रो। अब यहाँ पर से यहाँ पर तक तो हो गए टोटल 10। अब ये हो गया आपका 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। और इधर क्या है, इसका नंबर क्योंकि 4th है, तो 1, 2, 3, तो कितना हो जाएगा 19 + 3 यानी 22 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज A1X, B4P, E25J, J100F। A1 मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या बन रहा है। अब ये यहाँ पर हम आपको बनना है क्वेश्चन मार्क की जगह में, पहला लेटर है A, दूसरा है B और तीसरे का है E और 4th वाले का है J। अब यहाँ पर देखते हैं क्या रिलेशन है। पहले वाले में A B डायरेक्ट है, गैप नहीं है। यहाँ पर किसका गैप है, CD का, CD का गैप है। यहाँ पर क्या है, FGHI का गैप है, यानी 2 का डिफरेंस है। पहले 0 का गैप है, अब यह है 2 अक्षर का गैप है, अब 4 अक्षर का। अब क्या होना चाहिए, 2 का गैप बढ़ता जा रहा है। अब की बार 6 का गैप होना चाहिए, यानी जे के बाद क्या होगा, किसकी का गैप होगा, KLMNOP। और कहाँ से शुरू होगा, वो Q से शुरू होगा। तो ये दोनों तो रिजेक्ट हो जाएंगे, तो तीसरा या 4th हो सकता है, तो Q। फिर अगला देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, A के आगे 1 कौन से लॉजिक के तहत रखा है, तो उसका A पहला अक्षर A, मतलब A का जो ऑर्डर दे रखा है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो इसलिए A1 लिखा है। B क्या है, B का ऑर्डर है दूसरा, तो इसलिए 2 का स्क्वायर लिखा है 4। और E का नंबर है, E का नंबर क्या है, ABCDE यानी 5। E का ऑर्डर है 5th, तो इसलिए क्या लिखा है, ये लिखा है E और 5 का स्क्वायर लिख दिया 25। उसी प्रकार J का ऑर्डर क्या है, ABCDEFGHIJ, यानी J का ऑर्डर है 10, तो J का ऑर्डर 10 है, तो इसे 10 का स्क्वायर लिख दिया 100। अब आपको देखना है Q का ऑर्डर क्या होगा, तो Q का ऑर्डर होता है 17th, और इसलिए Q के बाद क्या आना चाहिए, 17 का स्क्वायर यानी 289। और आगे का आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तीसरा हमारा सही आ चुका है, तो आगे का लॉजिक आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 52, व्हिच फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस वुड कंप्लीट द सीरीज ऑफ द गिवन फिगर। तो यहाँ पर ए में देख रहा है 3 लाइन्स हैं, मतलब 3 एंगल्स हैं जो, और 3 डॉट्स हैं। बी में क्या हो गया कि एक एंगल हट गया, और 3 पॉइंट्स एज इट इज हैं। अब की बार क्या है, लाइनें एज इट इज हैं और पॉइंट एक हट गया। अब की बार क्या होना चाहिए सीक्वेंस, अब की बार क्या होना चाहिए, अब की बार लाइन हटनी चाहिए और पॉइंट्स एज इट इज रहेंगे, तो क्या होगा आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 53, इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज मरकरी इज कोडेड। तो यहाँ पर मरकरी को कोड दिया गया है, मरकरी का कोड क्या है, NGUGZX और F। अब देखना कौन से लॉजिक के तहत है। M के बाद क्या आता है, N आता है, M के बाद N आता है, और E के बाद क्या है, F का गैप है, तब जाके G लिखा है।
आर के बाद क्या है, एस और टी, दो का गैप है। तो ये गैप एक एक करके बढ़ता जा रहा है सारे अक्षरों के बीच में। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ENTANGLE। ई के बाद क्या आता है, एफ आ गया। अब क्या होगा, एफ के बाद ई के बाद एफ आता है। अब क्या होना चाहिए, एन के बाद होना चाहिए, एक का गैप होना चाहिए। एन के बाद क्या होता है, ओ हट जाएगा, पी आ जाएगा। अब क्या होना चाहिए, दो का गैप आना चाहिए। टी के बाद यू वी को हटा के डब्ल्यू आ जाएगा। अब ए है, अब की बार कितना गैप, अब की बार तीन अक्षर का गैप होना चाहिए। बी सी डी, तो क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। साथ में अल्टरनेट देखते रहते हैं। तो यहाँ पर तीसरा, ये दोनों तो रिजेक्ट हो जाएंगे। अब क्या है, यहाँ पर कितना गैप देखते हैं, बी सी डी, तीन का गैप। अब एन के बाद कितने का गैप होगा, यहाँ पे चार का गैप होना चाहिए। ओ पी क्यू आर, यानी ऐसा आना चाहिए। तो यहाँ दोनों में अल्टरनेट में ऐसा है, दूसरे तीसरे में अभी आगे चलना पड़ेगा। अब की बार कितना गैप आना चाहिए, ओ पी क्यू आर हो गया, चार का गैप। जी के बाद अब पाँच का गैप आना चाहिए, यानी HIJKL। और इसके बाद क्या आता है, HIJKL, उसके बाद M आएगा। तो इसके बाद क्या आना चाहिए, M। तो हमारा अल्टरनेट कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा वाला। क्वेश्चन नंबर 54, इन द गिवन क्वेश्चन टू स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय टू कंक्लूजन, टेक द गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू इवन इफ सीम टू बी a variance from the commonly known facts and then decide which of the following conclusions logically follow from given statements। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट दे रखी है हमें और कंक्लूजन दे रखा है। तो देखते हैं कौन सा अल्टरनेट सही होगा। स्टेटमेंट में बता रहा सम नेम्स आर लैंग्वेजेस, तो सम नेम्स हैं, सारे नहीं है, सम है। सम नेम्स क्या है, लैंग्वेज। अब यहाँ पे बता रहा नो लैंग्वेजेज इज ए पोएम। नो लैंग्वेजेज इज ए पोएम, यानी कोई भी लैंग्वेज क्या है, पोएम नहीं है। अब यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकल रहा है, नो पोएम इज ए नेम। उसने बता रखा सम नेम्स आर लैंग्वेजेस, इसका मतलब सम पोएम, कुछ सम पोएम क्या हो सकता, नेम क्या है, तो नो पोएम इज ए लैंग्वेज, ये कंक्लूजन नहीं निकलता। ऑल लैंग्वेजेस आर नेम इज ए पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट दे रखे हमने इन्हीं से कंक्लूजन निकालना है। तो कंक्लूजन निकलता है सेकंड वाले का, सेकंड सही होगा। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ऑल लैंग्वेजेस आर नेम्स, यानी जितने लैंग्वेज है, क्योंकि सम नेम्स आर लैंग्वेज, इसका मतलब ऑल लैंग्वेजेस आर नेम्स, ये पॉसिबल है। तो सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, इन ए क्लास ऑफ 52 स्टूडेंट्स अंजलि's रैंक इज थ्राइस दैट ऑफ अनीता। अब यहाँ पर जो है 52 स्टूडेंट्स हैं, 52 स्टूडेंट्स, अनीताज रैंक इज थ्राइस दैट ऑफ अनीता। अब यहाँ पर अंजलि का जो रैंक है, अनीता के रैंक, मान लिया सपोज करो कि अनीता का रैंक क्या है, X है। अब यहाँ पर है अंजलि, और अंजलि का रैंक कितना है, 3X। अब यहाँ पर बता रहा है कि देयर आर 4 स्टूडेंट्स हु हैव रैंक्स वर्स देन दैट ऑफ अंजलि। तो अंजलि से भी जिनका खराब रैंक है, ऐसे स्टूडेंट कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर तो पूरे हो गए 52। अब ये बता रहा है अनीताज रैंक इन द क्लास इज, तो अनीता का रैंक क्या होगा। अब यहाँ पर से यहाँ पर तक क्या है, 3X स्टूडेंट हैं, यहाँ पर से यहाँ पर तक 3X स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पर कितने हैं, 4 आगे, ये 4, इनको मिला के क्या है, 52 स्टूडेंट है टोटल। तो 3X इक्वल टू कितना आ जाएगा, 48, X इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16।
तो कितना रैंक होगा अनीता का? 16th होगा, तीसरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। तो यहाँ पर पहला है नंबर 4, 8, 28, 80, 244। तो अगला क्या होगा? यहाँ पर आपको करना था, अब ये 4 है, ये 8 है, 28 है, 80 है, और क्या है 244, और आपको अगला बताना है। तो यहाँ पर ये जो है पहले वाले को लिख सकते हम 3-1, क्योंकि 2 से तो ये सीरीज चल नहीं सकती, 2 स्क्वायर करके 2 क्यूब, फिर ये कुछ और आ रहा। 4 से भी नहीं सकती, 4 × 1, 4 × 2, 4 × 7, 4 × 10, ये भी सीरीज नहीं बन रही। तो क्या बच गया? हम इसको ब्रेकअप कर लेते हैं 4 को 3-1 में, नहीं 3+1 में, ये हो गया 3+1, और 8 को लिख देते हैं 3² - 1। अब देखते हैं आगे, अब ये 3 की पावर बढ़ती जा रही है आगे, यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 3-1। तो इस सीरीज में सेट बैठ रहा है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? प्लस। तो अल्टरनेटली प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा, सीरीज सेम है। 3 की पावर 4-1 हो जाएगा, 81 - 1 80। अब की बार क्या होगा? 3 5 + 1 244। तो अब की बार क्या होना चाहिए? 3 की पावर 6 - 1। तो कितना हो जाएगा ये? 3 की पावर 6 मतलब 4 × 12 का 2 कैरी 1, 3 2 × 6 + 1 7। तो कितना आ जाएगा? ये 728 आ जाएगा हमारा आंसर, 4th। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, ए क्लॉक सीन थ्रू ए मिरर शोज 7:45। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इतना समझाने का टाइम है नहीं, तो जो है आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि मिरर में अगर टाइम शो कर रहा है 7, कोई भी टाइम दे रखा है, तो आपको 1160 से वो माइनस कर देना है ऐसे, एक्चुअल टाइम निकालने के लिए। ये मिरर का टाइम है 7:45, और एक्चुअल टाइम क्या होगा वो आपको 1160 से माइनस करके निकाल देना है। तो कितना हो जाएगा? 15, और ये हो जाएगा आंसर आएगा 415। ये आंसर आ जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 58, इफ 15th January 2020 was a Wednesday, then what day of the week was it on 31st December of that year? अब 2020 लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 4 से डिवाइजिबल है, तो इसका मतलब क्या है? ये लीप ईयर होगा, और जब ये लीप ईयर होगा तो कितना आ जाएगा? 366 डेज। अब आपको सबसे पहले तो ये क्या है? 15 जनवरी की बात कर रहा है। 15 जनवरी में पहले ये हम 15 डेज हटा लेते हैं, ये हो जाएगा 351 डेज। अब क्या है? 351 डेज बाद क्या पड़ेगा? 31 दिसंबर। तो देखते हैं कितने वीक हो रहे हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा 50 वीक्स। तो 50 वीक्स आ रहा है, 50 वीक्स और 1 डे आ रहा। तो 50 वीक बाद क्या पड़ेगा? 15 जनवरी के बाद 50 वीक बाद क्या पड़ेगा? 50 वीक के बाद आएगा वेडनेसडे। अब ये 1 डे क्या है? ऑड आ रहा है, तो एक डे हमारा क्या होगा? इसमें हम वेडनेसडे के बदले क्या लिख देंगे? थर्सडे। इसमें ऐड कर देना है, यानी नेक्स्ट कर, यानी 30 को पड़ेगा। एक्चुअली में 30 में क्या हो रहे हैं? 50 वीक पूरे हो रहे हैं। 30 दिसंबर को 50 वीक पूरे हो रहे हैं, तो 30 दिसंबर तो शो करेगा क्या? वेडनेसडे, और 31 को क्या होगा? थर्सडे। आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द वर्ड विच वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। आई क्या है? मेट्रोपिया, जो आई डिफेक्ट्स है, और ऐसी डिफेक्ट टीथ में होता है जिसको हम पायरिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, ए बॉय लीव्स हिज हाउस। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कोई बॉय है
और वो अपने हाउस से चलता है, ही ट्रेवल्स 5 किलोमीटर साउथ। तो 5 किलोमीटर कहाँ चलता है? साउथ की तरफ चल रहा है। और क्या है? देन ट्रेवल्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, और उसके बाद 8 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चलता है। 8 किलोमीटर वेस्ट गया एंड फर्दर ट्रेवल्स 80 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। उसके बाद 10 किलोमीटर कहाँ जाता है? साउथ जाता है। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस नाउ? इसका हाउस कहाँ है? यहाँ पर था, और अभी उसकी पोजीशन है यहाँ पे। तो हमें कौन सी डिस्टेंस निकालनी है? ये हाउस से और उसकी फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो निकालनी है। तो इसको मान लेते हैं, ये हो जाएगा आपका, मान लिया, इसको मान लेते हैं ये बी। और यहाँ पर हम ये निकालने के लिए एक यहाँ पर ये स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्क्वायर बन गया 8 किलोमीटर, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 किलोमीटर। इसको मान लेते हैं बी सी डी। अब यहाँ पर सी और डी के बीच की डिस्टेंस 10 हो जाएगी, और ये तो 5 किलोमीटर है ही है। तो ये राइट ट्रायंगल हो गया। तो राइट ट्रायंगल क्या दिख रहा है आपको? ए सी एच। ए सी एच में क्या हो जाएगा? हमें निकालना ए एच। तो ए एच इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस एच सी स्क्वायर। और ए सी कितना है? 8 स्क्वायर है। और एच सी क्या हो गया? 10 + 5 यानी 15 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 16, और ये हो जाएगा 225, सॉरी 64। तो कितना हो जाएगा ये? √289, जो हो जाएगा 17। और डायरेक्शन क्या होगा इसका? ये डायरेक्शन इधर की तरफ क्या है? वेस्ट है, ये साउथ है। तो ये क्या है? इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट हो जाएगा, और डिस्टेंस हमारी आगे 17। तो 17 किलोमीटर साउथ वेस्ट यानी सेकंड सही हो जाएगा। तो बच्चों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।